नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में कई पुल टूटे हैं लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। बिहार में पुल गिरने के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर श्रवण कुमार ने कसा तंज, कहा भाजपा के लोगों ने रेल दुर्घटना के बाद क्या इस्तीफा दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर फिर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। और बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा उन्हें हिंदू मुस्लिम पोर्टफोलियो दे देना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पटना पहुंचे। भागलपुर में हुए पुल हादसे पर चिराग पासवान ने बयान देते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस और करप्शन की बात करते हैं, बात बात पर ये जताते नहीं थकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। ये मुख्यमंत्री के सामने जीता जागता उदाहरण है कि कैसे उनके नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की देन पर चढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री के पास फुर्सत नहीं है भारत भ्रमण करने से, लेकिन अगर थोड़ा समय निकालकर प्रदेश भर के भ्रमण पर निकल जाए तो इनको पता चल जाएगा कि ये मात्र एक उदाहरण है। और ये उदाहरण भी इसलिए बना क्योंकि एक बड़ा पुल था। अधिकांश भ्रष्टाचार के कार्य हो रहे हैं वह मुख्यमंत्री के जानकारी में वैसे भी नहीं होता है। हर बात में बोलते हैं, उनको मालूम ही नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। जो मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की बात करते हैं, बात बात पर सुशासन के दावे करते नहीं थकते और बात बात पर ये जताते नहीं थकते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। ये मुख्यमंत्री जी के सामने जीता जागता उदाहरण है, प्रमाण है मुख्यमंत्री जी के लिए कि कैसे आपकी नाक के नीचे बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भ्रष्टाचार की देन चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक उदाहरण है। मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत नहीं है भारत भ्रमण करने की, पर अगर थोड़ा सा समय निकालकर अगर प्रदेश भर के भ्रमण पे निकल जाए तो इनको पता चलेगा कि ये तो मात्र एक उदाहरण, और वो उदाहरण भी इसीलिए बना क्योंकि भाई एक बड़ा पुल था, ढह गया, न्यूज़ चैनल मीडिया में आप लोगों ने दिखाया तो शायद उनकी जानकारी में आया होगा। नहीं तो अधिकांश ऐसे जो भ्रष्टाचार के कार्य हो रहे हैं वो मुख्यमंत्री जी की जानकारी में वैसे भी हर बात पे बोलते हैं, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं है कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पुनः दोहराता हूँ, 7 निश्चय पुनः उसी में से ही है। 7 निश्चय जो इनकी योजना है, पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की देन चढ़ गई है। नल जल नली गली जाकर देखिए मुख्यमंत्री जी, बिहार के गांव का क्या हाल हो गया है इनके भ्रष्टाचार की वजह से। आज की तारीख में शायद ही बिहार का कोई ऐसा गांव होगा जहां पर बिना घूस दिए कोई काम होता हो। तो ये हालात तो मुख्यमंत्री जी के राज्य में तब हैं जब ये बोलते हैं कि भैया जीरो टॉलरेंस है हमारा भ्रष्टाचार। और भैया जब यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, एक पुल 2-2 बार निर्माण के दौरान धराशायी हो जाता है, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? अभी भी मुख्यमंत्री जी बताए ना भैया क्या कार्रवाई ये करने वाले हैं, जांच करवाएंगे, उसके सवाल जवाब होगा। क्यों ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? इससे पहले भी जब पुल का एक हिस्सा गिरा था उस वक्त अगर कार्रवाई की गई होती तो संभवतः आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। भाई किसके पैसे जा रहे हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे जा रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी। कितनी बार आप उनके पैसे को इस तरीके से बर्बाद कीजिएगा? और ये साल दर साल की ये घटना है भैया। इस तरीके के उदाहरण अनेकों, अभी मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं पर मैं पुनः बोल रहा हूँ, बरसात आने वाली है, आधा बिहार बाढ़ में डूबेगा, तटबंधों की हालत देख लीजिए।
हज़ारों करोड़ रुपए की राशि तटबंध के निर्माण में हर साल बर्बाद की जाती है और पहला पानी गिरते ही कटाव शुरू होगा, पानी गांव घरों में घुसने लगेगा और फिर मुख्यमंत्री अपना उड़न खटोला निकालेंगे और हवाई निरीक्षण करके बोलेंगे कि भैया फिर इसको ठीक किया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अगर नहीं, अभी भी इन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार पे लगाम कसी तो बिहार वैसे ही बर्बाद हो रहा है और बदहाल होगा। विपक्षी एकता की बैठक होनी थी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुधाकर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भागलपुर में हुए पुल हादसे को लेकर कहा कि बिहार के निर्माण के क्षेत्र में भ्रष्टाचार इस कदर है कि दूसरी बार ये पुल गिरा है। पहली बार भी गिरा था जब हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल किया था। वहीं आगे उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति की इसमें गलती नहीं है, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है, इसमें सभी की गलती है, पक्ष हो या फिर विपक्ष। वहीं आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले भी बिहार में कई पुल टूटे हैं, लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया है। हमने कोई प्रिकॉशन आज तक नहीं लिया पुल में हुए घटनाओं से। वहीं आगे सुधाकर सिंह ने तमाम और मुद्दों को लेकर भी बेबाकी से जवाब दिए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। देखना कोई काटे नहीं लोगों को। खगड़िया के अगवानी घाट पर पुल गिरता है और पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रति अमृत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सभी राजनीतिक दल। मैं राजनीतिक दलों की बात को अगर छोड़ दें तो प्रधान सचिव पर क्यों सवाल होना चाहिए। प्रधान सचिव इंजीनियर नहीं होता। इंजीनियर जो डिजाइन किए हैं या जो निर्माण में संलग्न लोग हैं उन पर यह आरोप जाता है। अब सवाल ये है कि सिस्टम का फेलियर पर, तो सिस्टम के फेलियर पर तो हम लोग का कहना ही है कि पूरे बिहार में निर्माण के क्षेत्र में हो भ्रष्टाचार इस कदर है व्याप्त कि दूसरी बार ये पुल गिरा। दूसरी बार, पहली बार भी गिरा था जब हमारी सरकार नहीं थी राष्ट्रीय जनता दल की, तब हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता और हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने सवाल किया था और आज भी है सवाल। तो ये प्रधान सचिव का मसला नहीं है, ये बिहार में इंजीनियरिंग विभाग में जो एस्टीमेट का लूट है, जिस तरह से एस्टीमेट ओवर एस्टिमेटिंग करना और एक संगठित लूट तंत्र को जिसने स्थापित किया, और इसमें सभी दोषी हैं। इसमें दोष किसी व्यक्ति पर क्यों चिन्हित किया जा रहा है? जो व्यक्ति इसमें दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता उनका है तो सभी लोग का फिर रिश्ता है, फिर मुख्यमंत्री का भी रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंट किया है, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बच रहे हैं? तो ये तो बलि का बकरा ढूंढने जैसी विषय हुआ। विषय ये है कि यह टूटा है दूसरी बार, और इससे पहले भी 2-3 पुल टूटे हैं बिहार में बड़े। तो क्या हुआ? हमारी जांच रिपोर्ट कहाँ है? हम क्या प्रिकॉशन लिया हम लोगों ने? हमने कोई स्ट्रैटेजी बदला? नहीं। इसलिए नहीं बदला कि जो ये लंबे समय से ये दोषारोपण की राजनीति होती रही, तथ्यपरक तरीके से इसकी हम लोग जांच करने का कोशिश नहीं किया कि मसला क्या है, दोषी कौन है, क्या दोषी पर कार्रवाई होगी। संपूर्ण सिस्टम फेल किया है। सरकार दोषी है। बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग संपूर्ण रूप से सभी लोग इसमें दोषी हैं, कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। इसीलिए यह गहन अध्ययन होना चाहिए कि किसके स्तर पे सबसे बड़ा फेलियर है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, प्रधान सचिव कोई इंजीनियर नहीं होते कि उन पर यह दोषारोपण होना चाहिए। बीजेपी यह आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी मंत्रालय में काम को सही से नहीं होने देते हैं, तमाम मंत्रालय में उनका दबदबा है। उनका बीजेपी का आरोप सही है, लेकिन वह बीजेपी 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बना के रखी? तो दोषी कौन हुआ इसमें? भारतीय जनता पार्टी दोषी हुआ, बीजेपी दोषी हुआ, जो 18 साल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बिहार में बना के रखा। तो जो बनाने वाले लोग हैं वो दोषी हैं, बनने वाला दोषी नहीं। अगर उनकी क्षमता नहीं थी, उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, अच्छे प्रशासक नहीं थे, जो आरोप है बीजेपी का, तो उस व्यक्ति को क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री बना के रखा? इसीलिए मैंने कहा संपूर्ण रूप से व्यवस्था फेल किया है। इसमें पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, दोषारोपण करने से नहीं काम चलेगा। इस बिहार की जनता का 1750 करोड़ रुपया इसमें डूबा है, ये सवाल सभी से होना चाहिए, पक्ष के रूप में, विपक्ष के रूप में। हम विधानसभा के भीतर बैठते हैं, हम भाषणों में शामिल होते हैं, हम कटौती प्रस्ताव में शामिल होते हैं,
हम बजट पास करते हैं विधायिका के रूप में, हम संपूर्ण रूप से इस सिस्टम को फेल करने में हम सहभागी लोगों में से हैं, उसमें मैं भी एक आदमी हूँ। विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक स्थगित हो गई है। कांग्रेस अकेले पूरे हिंदुस्तान में 350 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो क्या तमाम जो और पार्टियां हैं वो लगभग 200 सीट पर तैयार होगी चुनाव लड़ने को? कोई कांग्रेस की तरफ से अधिकृत बयान आया है कि हम 350 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उनके नेता लगातार ये कहते रहते हैं। कौन नेता बयान दिया जी? और मैंने देखा नहीं, इसीलिए मैं उसको सर्टिफाई करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कौन नेता बयान दिया है जो कि 350 सीट पर लड़ना चाहता है। कोई है बयान तो जिसको अधिक? नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों की एकजुट करने में लगे हुए थे। 12 जून को ये बैठक टल भी गई है, तो क्या नीतीश कुमार एकजुट कर पाएंगे विपक्ष? मैं अभी भी कह रहा हूँ कि सभी एकजुट हैं। नीतीश कुमार जी को अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं। मेरे पहले से भी स्पष्ट मत थे कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट है। जो दल विपक्ष के एकजुटता से जो बाहर थे, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, उनको शामिल होना है, कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल हो जाना है। अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं, इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, गठबंधन का कौन नेतृत्व करेगा, ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और सभी को प्रयास करना होगा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। उस प्रयास में नीतीश जी अगर कोई सहयोग देना चाहते हैं तो स्वागत है। अलग से प्रयास का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस ही विपक्ष की धुरी होगी और कांग्रेस के नेतृत्व में ही सभी लोगों को आगे बढ़ना होगा। सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को त्यागना होगा। मुद्दों पर बहस होनी चाहिए कि किन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए कोई अगर बैठक होती है तो कांग्रेस को जरूर आमंत्रित करना चाहिए और राय लेनी चाहिए देश भर के विपक्ष के लोगों को कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे तो हम इस देश के जनता के सामने हम क्या मुद्दे पर जाएंगे। मुद्दे बड़े साफ हैं देश में। किसी को लगता है कि कुछ नए मुद्दे उसमें जोड़ने हैं तो उसका कांग्रेस को बुला करके स्वागत करना चाहिए, अन्यथा कोई औचित्य नहीं बैठक का। पटना क्यों? हमारे 30 राज्य हैं, 30 राजधानियां हैं, पटना क्यों? देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में बैठक होनी चाहिए, वहाँ पे सबको बुलाना चाहिए, कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाना चाहिए और सभी लोग को अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। और उस राय के आधार पे जो मुद्दे उभर के आएंगे, उन मुद्दों के आधार पे देश के सामने एक विकल्प के रूप में राजनीति खड़ा करना होगा। नहीं तो बिहार जैसा जो ये पुल ढा रहा है, सत्ता किसी की हो लेकिन पुल तो ढा रहे हैं। विधायक जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी एकता आगे बढ़ेगी, लेकिन जदयू के तमाम नेता यह कहते नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ही सबसे प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे। अब उनकी पार्टी जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं और उनके जो मतदाता हैं वो बिहार के भीतर हैं, देश के भीतर तो नहीं है। ये कोई चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री का नहीं है, यह देश के प्रधानमंत्री का सवाल है। उन कार्यकर्ताओं मतदाताओं से अपील है कि आप एक बृहत्तर राजनीति के लिए अपने चंद महत्वाकांक्षाएं, जो छोटी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसको त्यागना चाहिए और एक नज़ीर पेश करना चाहिए देश में कि नहीं, हम विपक्षी एकता हम बिना शर्तों पे किए थे। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के अलावा कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हैं? आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि इस देश में 140 करोड़ 142 करोड़ आबादी है। मेरी राय में सैकड़ों लोग देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि कोई एक ही आदमी देश में प्रधानमंत्री बनने वाला है। हम उनके जैसे राय में हम सहमत नहीं हैं। विपक्ष के तौर से मैं दर्जनों लोग को नाम जानता हूं जो प्रधानमंत्री के योग्य काबिल लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी से बेहतर परिणाम देंगे देश की राजनीति। नीतीश जी भी उनमें से एक हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जनता दल यू कार्यालय में जनता दरबार के बाद ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से जब पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि पुल गिरने के मामले में नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है, इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने इस्तीफा दिया क्या? भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, भाजपा के किसी लोग ने इस्तीफा दिया? आगे श्रवण कुमार ने कहा कि इन लोगों के पास कोई काम नहीं बचा है। हज भवन में नीतीश कुमार के द्वारा लोगों से इस अपील पर कि हम लोग हिंदू मुस्लिम में कभी कोई फर्क नहीं समझते। इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी नीति है, हम लोग सभी लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग की नीति है, हम लोग के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं और एक ही रहेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। बनकर वोट के लिए घूम रहे हैं और कब्रिस्तान में जमीन भिड़वा दिए हैं और गरीबों को रहने के लिए जमीन नहीं है। बीजेपी की सरकार आएगी तो बुलडोजर चलवाएंगे कब्रिस्तान पर। अरे बीजेपी की सरकार तो सब पूरी तरह से अब जाने वाली है।
अभी आपने देखा कर्नाटक में, कर्नाटक हाथ से निकल गया। अब जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव होंगे और उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो भी सरकार साफ हो जाएगी। और 2024 में तो दिल्ली से ही सफाया उनका हो जाएगा। तो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? मकान देने के लिए तो अभी उनके पास वक्त है, तो बिहार के लिए अभी उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो रहा है। बिहार में 13 लाख लोग आवास की प्रतीक्षा सूची में हैं, उनके लिए तो उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो ज़मीन कहाँ बांटेंगे और मकान कहाँ बांटेंगे? देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गरीबों की चिंता किया और गरीबों को कैसे ज़मीन मिले, गरीबों को कैसे आवास मिले, उसके लिए भी योजना बनाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां श्री नीतीश कुमार जी ने अगर सरकारी ज़मीन जिस गांव में उपलब्ध नहीं है उस गांव में प्राइवेट ज़मीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हम देते हैं गरीबों को। ये बिहार से बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। बिहार में जो अलंग पर, आहर पर, पोखर में बसे हुए लोग हैं और उनको अगर हम हटाते हैं तो 1,20,000 रुपया उनको घर बनाने के लिए देते हैं और 60,000 रुपया ज़मीन खरीदने के लिए देते हैं और 12,000 रुपया उनको शौचालय बनाने के लिए देते हैं। इस तरह का काम बिहार के बाहर दूसरे किसी राज्य में नहीं है। अब भारत सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। अगर ढोल पीटती है तो बिहार के गरीबों के लिए लक्ष्य क्यों नहीं निर्धारित हुआ? 2018-19 में बिहार को एक भी आवास का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। 2022-23 में एक भी आवास का लक्ष्य बिहार को प्राप्त नहीं हुआ और 2023-24 जो अभी शुरुआत हुई है इसमें भी एक भी गरीब का लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित नहीं किया है। इससे पता चलता है कि गरीब के लिए इनकी सरकार नहीं है, यह अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, मेरे मोदी के लिए है, विजय माल्या के लिए है। ये बड़े घरानों के हित में काम करने वाली सरकार है और उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। देश के गरीब लोग समझ चुके हैं 2024 में भाजपा को पूरी तरह से देश के गरीब लोग सब लोग मिल करके, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर इसका सफाया करने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है और इस संकल्प 2024 में पूरा हो। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनसभा में कहा कि तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिनके माँ बाबूजी 15 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक रोजगार तो दिया नहीं। तेजस्वी यादव ने सरकार में आते ही कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से ही 10 लाख नौकरी दे देंगे। ये तेजस्वी की अज्ञानता को दिखाता है कि यदि आप 10 लाख नौकरी दे रहे हैं तो पहले कैबिनेट में एक सिग्नेचर करके कैसे 10 लाख नौकरियां दे देंगे। नौकरी देने के लिए एक प्रक्रिया है जिसके तहत नौकरी के लिए नियमावली है। नौकरी में कितने पद होंगे, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, आवेदनकर्ता की योग्यता है,
तेजस्वी ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों से कहा कि पहले ही कैबिनेट में पहले ही सिग्नेचर करेंगे और 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अब कैबिनेट हो ही रही है या कलम की स्याही सूख गई है? अगर आप मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी 10वीं पास नहीं कर पाए हैं तो आपको कलम चलाना कितना आता होगा, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तेजस्वी यादव अभी शायद सिग्नेचर करना सीख रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा, उनके समझ के बाहर की चीज है। लेकिन हमने इस पर टिप्पणी तब की जब नीतीश कुमार ने पिछले साल 15 अगस्त गांधी मैदान से ये कहा कि हम 10 लाख नौकरी दे देंगे अगले 1 साल में। तो ये वही नीतीश कुमार है जो पिछले 2 साल से इस बात पर हंसी उड़ा रहे थे कि भैया ये तो दिया ही नहीं जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि नीतीश कुमार को अगर रातों रात ये ज्ञान हो गया गठबंधन बनाने के बाद कि 10 लाख नौकरी दे सकते हैं, तो एक तो वो बात अविश्वसनीय है, क्योंकि अगर 10 लाख नौकरी दी जा सकती थी तो आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, पहले क्यों नहीं दिया था? लेकिन मान लीजिए कि अब आपको ज्ञान हुआ है, तो हमने उस समय भी कहा और आज भी दोहरा देता हूं, अगर 1 साल में, मतलब 15 अगस्त से शुरू हुआ, अगस्त तो अभी 4-5 महीने रह गया है, 1 साल में सरकार 10 लाख नौकरी सरकारी अगर दे दे, तो मैंने ये कहा ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस लेंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार का झंडा लेकर ढोने के लिए तैयार हैं। अगर नीतीश कुमार 10 लाख लड़कों को नौकरी देकर दिखा दे, सरकारी नौकरी देकर दिखा दे, बिल्कुल झूठी बात है। आंख में भरे दोपहरी में आंख में धूल झोंक रहे हैं। भैया 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, आज हम लोग मई में बैठे हैं, तो 9 महीना तो हो गया। कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए? आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है 10 लाख में? तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करेंगे, उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोगों को, लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया आप कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है? आप बता दीजिए। तो जब आप 10वीं पास नहीं हैं, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज ने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा के नेता गिरिराज सिंह पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को विकास से कोई मतलब नहीं है। बिहार को जो कोटा मिलना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में, उसमें कोई कोटा देने का काम वो नहीं कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह का पोर्टफोलियो बदलकर उनको हिंदू मुस्लिम विभाग का पोर्टफोलियो दे देना चाहिए। 75 किलोमीटर सड़क देने का उन्होंने घोषणा किया था, लेकिन कोई सड़क देने का काम उन्होंने नहीं किया। वहीं आगे उन्होंने भागलपुर में हुए पुल हादसे को लेकर कहा कि जो बचा हुआ हिस्सा टूट गया है उसे तोड़कर नए सिरे से बनाना ही उचित होगा। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जयंत राज। रात में पुल गिरा था मोरवी में, उस समय जो अभी जो नेता कह रहे हैं कि मेमोरी लॉस हो गया, या उस जिस समय एक ही तरफ ना देखेंगे भाई, जिस समय जो है गुजरात में पुल गिरा था तो उस समय मेमोरी लॉस हुआ था उन लोगों का। भूल गए कि गुजरात में 234 आदमी की मृत्यु हुई थी, और अभी रेलवे हादसा हुआ इतना बड़ा, 20 साल में सबसे बड़ा हादसा हुआ है। उसमें इन लोगों को कोई एक शब्द भी इन लोगों ने कभी बोला कि रेलवे हादसा हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार हुआ? चलिए, पुल यहाँ पे गिरा है, इस बात को तो स्वयं जो है डिप्टी सीएम ने स्वीकार किया है कि कुछ ना कुछ टेक्निकल उसमें गड़बड़ियाँ थी। और डिप्टी सीएम अभी तो मंत्री है, इसके पहले उस विभाग के मंत्री कौन थे?
इस विभाग के मंत्री तो बीजेपी के ही मंत्री थे, उसमें भी पुल का एक भाग गिरा था। तो जो भी अगर उसमें जो भी दोषी होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि उसमें जो भी दोषी होंगे उसको सजा भी मिलेगी और सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। सरकार का कोई भी जो भी राशि उसमें ये खर्च हुआ है, उस राशि को उस संवेदक के द्वारा वसूल किया जाएगा। मंत्री जी, एक सवाल है कि जो पुल का हिस्सा जो गिरा वो तो गंगा नदी में गिरा, तो क्या उसको साफ करवाएगी सरकार? जी बिल्कुल, जो भी तकनीकी पहलू है उसको देखने के लिए। और एक बात आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो पुल का डिज़ाइन होता है, गंगा या बड़ी नदियों में पुल का डिज़ाइन होता है, उसको बिहार की कोई एजेंसी नहीं करती है। उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। इस देश नहीं, बाहर से एजेंसी, किसी भी राज्य में उसको बाहर से एजेंसी हायर करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से या किसी और रूप से कहीं ना कहीं उसका जो डिज़ाइन वहाँ पे बना है, हम लोगों को लगता है कि वो डिज़ाइन वहाँ के लिए सक्सेस नहीं है, उस नदी के लिए या उस जगह के लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर दिक्कत हुआ है जिसके कारण 2 बार इस तरह का हादसा है। काफ़ी दुखद हादसा है। इतना बड़ा पुल बना, वहाँ की जनता का आकांक्षा था कि जो है ये पुल बन जाता तो भागलपुर और उसके बीच में, खगड़िया के बीच में जो पुल ये बन जाता तो बड़ा आसान होता। हम ही लोगों के इलाके का वो पुल था, तो वहाँ के लोगों को काफ़ी मतलब ये पुल जो अभी टूट गया, इससे काफ़ी लोगों को लगा है कि पुल टूटने से बड़ा नुकसान हम लोगों को हुआ है, राज्य को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग पूरी नीतीश कुमार जी की सरकार लगी हुई है कि इसको पुनः जो है अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाए। इसके लिए और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो देश की सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की जो है, वही उसका तकनीकी जांच करता है। अगर कोई छोटा पुल रहता तो हम लोग NIT पटना से करवा लेते हैं, लेकिन इसके लिए देश का जो सबसे बड़ा कॉलेज है IIT रुड़की, वही इस तरह का पुल को देखता है कि क्या कोई गड़बड़ी हो, और डिज़ाइन से पहले भी वो लोग देखते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, वो जांच कर रहा है। उस पर भारत के लोगों को ही नहीं, बिहार के लोगों को और आप लोगों को भी भरोसा करना चाहिए। IIT रुड़की साधारण संस्थान नहीं है, उस पर सब लोगों को भरोसा करना चाहिए। उनका जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद ही आगे की बात की जा सके। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, कहा बिहार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार में कई पुल टूटे हैं लेकिन आज तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। बिहार में पुल गिरने के बाद मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग पर श्रवण कुमार ने कसा तंज, कहा भाजपा के लोगों ने रेल दुर्घटना के बाद क्या इस्तीफा दिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर फिर साधा निशाना, कहा तेजस्वी यादव को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। और बिहार सरकार में मंत्री जयंत राज ने भाजपा नेता गिरिराज सिंह पर साधा निशाना, कहा उन्हें हिंदू मुस्लिम पोर्टफोलियो दे देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।